Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal State Eligibility Test 2023 एग्जामिनेशन में पेपर वन प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में लेकर आई हूं एंड हर एक क्वेश्चन को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूं कि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करना इस कम समय में भी बिल्कुल पॉसिबल है। खास तौर पर आपको पेपर वन पर फोकस करना है। इसमें 100 में से अगर आप लोग इजीली 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। एंड पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाती हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये सेशंस मिलेंगे जिसमें श्योर शॉर्ट आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की भी श्योरिटी दी जाती है। फुल सिलेबस नोट्स है, 60 प्लस मॉक टेस्ट है, 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड एज इट इज एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी जो एग्जामिनेशन हुआ है 2023 में ही, उसमें भी बहुत बच्चों ने हमारे इसी सीरीज में से एग्जाम को क्वालिफाई किया था क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज आए थे। एंड हर एक क्वेश्चन के साथ क्योंकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हैं ताकि आपके रिवीजन के दौरान भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपीज। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू को अच्छे से देखने के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेपरेटली मेरे सेशंस देख सकते हो। यहाँ पर अब लगभग 200 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऐड हो चुके हैं। And सिर्फ और सिर्फ आप अगर इसी वीडियो सेशन को भी अच्छे से फॉलो करते हो तो भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही, एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही मैंने सारे लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। फ्री डेमो वीडियोस हैं और एजुकेटर्स की भी आप सबको फॉलो कर सकते हो। एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स है जहां पर थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स और टेस्ट हैं। एंड ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में इस कम समय में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोध स्तर शिक्षण जो होता है उसके लक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबके फीचर्स, लक्षण आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन है, द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट्स एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि टीचर जो है इनिशिएटिव लेते हैं। सबसे पहला कदम टीचर इसमें उठाते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं उसको वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट करते हैं एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की कैसे होनी चाहिए उस चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहा गया है। दूसरा ऑप्शन बोलता है, इट इज बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट। सो इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे वो दो चीजों के बीच में, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सके। तीसरा बोलता है, इट इज डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। यानी कि समस्या कैसे उत्पन्न होती है और उस समस्या का निवारण कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को इस लेवल पर सिखाया जाता है। चौथा ऑप्शन बोलता है, इट इज एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। यानी कि विचारों और तथ्यों के संप्रत्ययीकरण की चेष्टा करता है। लास्ट ऑप्शन है, द पर्पस इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को स्वनियंत्रण सिखाया जाता है कि खुद से कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इस प्रोसेस को अचीव करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ये इसमें कहा गया है। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्टली मैं आंसर पे जाती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 4। 2 एंड 4 देखो। सो सबसे पहले मेमोरी लेवल मैंने आपको बताया है कि बेसिक लेवल होता है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध स्तर शिक्षण। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में जो कुछ भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं उन चीजों को हम समझने लग जाते हैं कि एक्चुअल में उसको यूज कहाँ करना है। और बहुत बार कीवर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप, जब एक स्टूडेंट समझने लग जाता है, बातों के बीच में रिश्ता बना करके वो चीजों को और डिटेल में समझने लग जाता है, इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंच चुका है, ठीक है। और ये वाला जो कीवर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम रेजिंग, ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ये रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड है।
ठीक है। एंड जब भी आइडियाज और फैक्ट्स को वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको समझ कर उसको एग्जैक्ट यूज करना सीख जाते हैं, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। Next question is, a teacher in a particular college assigns percentile ranks to indicate his or her students' performance in the unit test conducted. So जो भी हमारे unit test होते हैं उसमें ये कहा गया है कि टीचर ने क्या किया, percentile rank students को assign कर दिया, ठीक है। What type of assessment? So कौन से टाइप की assessment यहाँ पर हुई? अब देखो, जो assessment के 4 टाइप्स होते हैं वो सभी ऑप्शंस में है। मैं पहले आपको वन बाय वन डिटेल में बताती हूँ। ओके, सो देखो, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ये क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कक्षा के दौरान टीचर्स बच्चों में से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने कक्षा के दौरान आप लोगों से पूछ लिया कि हाँ, जो आज तक हमने पढ़ा, आज के शुरू के 2 मिनट में जो हमने पढ़ा वो मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं। समेटिव होते हैं जो कि सेशन के बिल्कुल एंड में होते हैं, जो हमारे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस की। इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है एंड उस क्राइटेरिया को मैच जो बच्चा करेगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने क्राइटेरिया रख दिया 60%, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी सेट एग्जामिनेशन में अगर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि क्राइटेरिया है कि अगर आपके 50% से ज्यादा है तभी आप एलिजिबल हो, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस में होता है। इसके इसके ज्यादा यानी कि इस क्राइटेरिया को जो मैच करेगा उसका यहाँ पर इस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। एंड यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस यानी कि मानक संदर्भित जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? ये इवैल्यूएशन का एक टाइप होता है इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ascertained by comparing in relation with hypothetical average students. So उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एक नॉर्म यहाँ पर मानक रख दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। थ्योरी सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ फटाफट से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ अपने सारे वीडियोस के लिंक शेयर करूंगी जहां पर एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें शेयर की गई हैं। Next question है, which one of the following assessment procedures is conducted during an in progress teaching learning session? So in progress teaching learning session यानी कि जब teaching learning चल रही होती है उस दौरान जो evaluation होता है वो कौन सा evaluation होता है? So वो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये होता है हमारा formative evaluation यानी कि निर्माणात्मक इवैल्यूएशन, ठीक है। कक्षा के दौरान चाहे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या फिर क्लास के एंड में भी जो हम पूछते हैं ना कि ओवरऑल क्लास के सेशन को आज कंक्लूड करके बताओ, तो वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक है। समेटिव मतलब समरी, समरी यानी कि फाइनल एग्जाम्स के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है ये आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ। Learner-centered methods are those methods or approaches which view learners as active agents. इसमें लर्नर्स कौन होते हैं? एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सो जिस भी प्रोसेस में लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें फीडबैक भी हमेशा रहता है, ठीक है। सो जहां पर भी ये सब चीजें होती हैं वहां पर क्या होता है, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। सो वन बाय वन हम देखते हैं हर एक चीज को। सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आपस में बातचीत करके कम्युनिकेट करके लर्निंग सिखाई जाती है। एंड इसमें बातों से ही पता चल रहा है कोऑपरेट लर्निंग यानी कि आपस में कोऑपरेट करके एक साथ एक दूसरे की मदद करके बच्चे कुछ सीख रहे हैं। जहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वो एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है टीम टीचिंग, ठीक है। सो टीम टीचिंग में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की क्लास है और यहाँ पर 3 टीचर्स आ जाएंगे और आधे आधे करके अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सो इसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ बैठना है। बेसिकली इस तरह की के मेथड में जो है वो लेक्चर
मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड आ जाता है लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट। सो आपको पता है केमिस्ट्री लैब्स में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वो लैब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकल करते हैं। सो ये भी करेक्ट आंसर है ए एंड सी। सो आप देख सकते हो ए एंड सी, इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है, इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है। सो बी को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, सो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। इसमें ए नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर ढूंढते हो ना इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको इजी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी बोलता है पेयर शेयर डिस्कशन। सो इसमें क्या होता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एंड उनको बोला जाता है, जैसे कोई टास्क दे दिया, टास्क का थोड़ा सा काम ये स्टूडेंट करेगा, दूसरा काम ये स्टूडेंट करेगा, तीसरा काम ये स्टूडेंट करेगा, फिर तीनों मिल करके उसको कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पेयरिंग भी हुई, शेयरिंग भी हुई और डिस्कशन भी हुआ। सो ये है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। इसमें टीचर ही बोलते हैं, स्टूडेंट सिर्फ बैठकर सुन रहे होते हैं, ठीक है। एंड लर्नर सेंटर में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड किस यूनिट पर आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊं, किस टॉपिक पर मैं एमसीक्यूज लेकर आऊं, वो भी बता दीजिए, मैं जरूर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। Reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically what? So इसमें कहा गया है कि मेमोरी लेवल यानी कि विमर्शी स्तर शिक्षण और स्मृति स्तर शिक्षण, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या ये लीनियर होता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू हुई कम्युनिकेशन एंड इस तरीके से लीनियर कम्युनिकेशन, बॉटम अप यानी कि लोअर लेवल से हम अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शनल, ठीक है, अंतरक्रियात्मक यानी कि इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल इसमें बात हो रही है, इंटरेक्शन भी होगी, इंटरेक्शनल बोला गया है, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शनल है, इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल यानी कि क्रियान्वितिकारी। ओके, सो यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखो, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजेक्शनल। सो एग्जाम्पल क्या है ट्रांजेक्शनल मॉडल का, ये है फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग्स जो होती हैं, टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं, चैट जो हम लोग करते हैं, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये सारी क्या है, ये आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल के एग्जांपल्स हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जनरली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को यूज करते हैं, इसमें फीडबैक भी होता है। अब जैसे फेस टू फेस में आपको पढ़ा रही हूँ तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई आप उसका फीडबैक दोगे, या आप मुझसे पूछोगे, या आपको कोई डाउट है मैं आपसे पूछूंगी, ये सारी चीजें इसमें चली रहती है, ट्रांजैक्शन होती रहती है, यानी कि एक ने कुछ बोला फिर दूसरा कुछ बोलेगा, फिर सामने से बात आएगी, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती रहती है। जैसे कि कॉल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन कॉल, ट्रांजैक्शनल बात होती है, एक ने कुछ बोला दूसरे ने रिप्लाई किया, दूसरे ने कुछ बोला पहले ने रिप्लाई किया। सो इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हमेशा ट्रांजैक्शनल बोला जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि आत्मनिरीक्षण स्तर भी इसको कहा जाता है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, आत्मनिरीक्षण स्तर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये वो अप्रोच होती है दैट आर स्ट्रक्चर्ड, sequenced and led by teachers whereas indirect are not। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, टीचर का ही इसमें मेजर रोल हमेशा रहता है, ठीक है।
संचरित होती है, अनुक्रमित होती है और शिक्षकों के नेतृत्व में ही इसको किया जाता है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो पहली स्टेटमेंट बोलती है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड किया जाता है। सो क्या इसमें किया जाता है या नहीं किया जाता? जल्दी से बता इसको नोट कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर होगा। सो इसको बिल्कुल भी ये गलत है, ठीक है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद फिर आ जाता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। सो क्वेश्चंस और आंसर की मदद से प्रश्न उत्तर पूछ करके वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो देखो ए है यहाँ पर, ए हमने रिजेक्ट कर दिया तो इस स्टेटमेंट को हम पहले ही काट देंगे। बी है, इसमें बी नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल इजी टू मेक स्टेप्स। सो इसमें स्मॉल स्टेप्स में किसी भी चीज को प्रेजेंट नहीं किया जाता तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो बी के बाद सी है, सी को रिजेक्ट कर दिया यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है एंड पार्टिसिपेटरी एंड कोलेबरेटिव मूव स्ट्रेस यहाँ पर किए जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली, ठीक है? स्टूडेंट जो है बहुत सारे तरीके से इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर सीख सकते हैं। वो एक दूसरे के स्टाइल से लर्न कर सकते हैं, एक दूसरे के बोलने के तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन का एक तरीका इंडक्टिव और डिडक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि किसी भी नेट या सेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 की तैयारी के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं। इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं। ये एमसीक्यूज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको जरूर देखने को मिलेंगे एंड इसके अलावा इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो सब्जेक्ट का नाम अपने यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट में गिवन है एंड इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसका डेमो सेशन भी देख सकते हो। डेफिनेटली आपको पसंद भी आएंगे एंड आपके लिए बेनिफिशियल भी है। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन बोलती है द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों को आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें। ओके, सो आईसीटी का जब भी हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर यूज किया जाता है तो वो लर्निंग आउटकम्स को और क्लियर बना सकते हैं। यानी कि अगर हम इंटरनेट की मदद से, वीडियो ग्राफिक्स की मदद से बच्चों को कुछ समझाएं तो वो जल्दी भी समझेंगे और लंबे समय तक चीजों को याद भी रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलती है formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning sessions। देखो तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आप लोगों को बताया कक्षा के दौरान जो चीजें होती हैं। सो इसमें क्या रहता है, इसमें बोला गया है कि टीचिंग और लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको ये अच्छा और एनहांस करने में मदद करता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर मैं आप लोगों से साथ-साथ में, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपने सेशंस में कि मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो ये क्या है, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग अगर इसका रिप्लाई करोगे तो मैं अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ। आप लोगों के लिए और एफर्ट्स करने के लिए मैं रेडी रह सकती हूँ, ठीक है? और आईसीटी, वीडियो, ग्राफिक्स, एग्जाम्पल्स, इनकी मदद से अगर आपको पढ़ाएँगे तो आप लोगों की लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मेरे वीडियोज़ हैं, थ्योरी सेशन स्पेशली, उसमें मैं इमेजेस और आपको फोटोज वीडियोस की हेल्प से चीजें समझाती हूँ एंड आप लोग डेफिनेटली उसको कम समय में एक बार पढ़कर भी लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल्स। सो स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल का यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है? ओके, ठीक है।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ब्रांचिंग प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल, यानी कि एक ब्रांच यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि अगर हम एक चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो दूसरी चीज जो है वो अगर उसी से लिंक्ड है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो इजीली चीजों को लिंक कर सके। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल, ओके, यानी कि रैखिक अभिक्रम आधारित सामग्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नेट एग्जाम में, सेट में एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे एक स्मार्ट ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए शॉर्ट्स लेकर आऊंगी, शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स अ सेल्फ मेड टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन मैं बता चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी टीचर ने क्या किया, एक सेल्फ मेड टेस्ट बनाया है समेटिव इवैल्यूएशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। व्हाट inference he or she should make about the difficulty level of the test। टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल जो है वो उनको क्या रखकर चलनी चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोला गया है? पॉजिटिवली स्क्यूड जो होता है इसको राइट स्क्यूड भी बोला जाता है, ठीक है, इसको राइट स्क्यूड भी बोला जाता है। राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप होता है इन विच मोस्ट ऑफ द वैल्यूड आर क्लस्टर्ड अराउंड द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल द राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स लॉन्गर। ठीक है, लेफ्ट टेल के कंपैरिजन में राइट टेल, राइट साइड हमेशा उसकी लंबी रहती है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेफ्ट स्क्यूड अगर होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, द मीन इज लेस देन द मीडियन। ठीक है, मीन मीडियन से इसमें लेस रहता है हमेशा अगर इसकी बात करें। द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोबेबली विल स्कोर क्वाइट लो एंड ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल स्कोर हाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिवली स्क्यूड। देखो स्टूडेंट्स, मैं रिलेट करना बताती हूँ, अभी तक तो आपको आई नो समझ नहीं आया होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो। राइट स्क्यूड का मतलब है कि पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पर चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है, देखो टेस्ट डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इन्होंने इसी रिजल्ट में से ये बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है उनका स्कोर काफी इसमें लो रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है, हाई स्कोर किया है। लेस स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर कम है। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चे किस तरफ चले गए, राइट स्क्यूड हो गए, ज्यादातर बच्चे पॉजिटिव स्क्यूड हो गई। इसीलिए इसका मतलब हमने निकाल दिया कि टेस्ट जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस तरह से इन चीजों के बीच में रिलेशनशिप लिया जाता है। एक क्वेश्चन की मदद से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थ्योरी सेशंस का लिंक आप लोग मुझसे कमेंट करके मांग सकते हो, आप लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे मोटिवेटेड रखिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।